Hello everyone, how is everyone doing? I hope everyone is doing good and keeping safe. Welcome to today's session and आप सबकी कैसी चल रही है preparations for your June or December examinations, the CMA finals examinations? Let me know in the comment section. Comments में मुझे लिख के ज़रूर बताइए. And I thought to help you all and to share my knowledge and to guide you all to the best of my knowledge. मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ यहाँ पे एंड आई होप कि इन नोट्स से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा एंड यू हैव दीज things in compiled and compressed form so that you can revise everything and score great marks in your exams. So in today's session जो हम revise करने वाले हैं and today's session is all about your cost and management audit, which is your paper number 17 in CMA final group 4. This is the paper number 17 which covers cost and management audit and the first chapter जो हम आज के session में revise करने वाले हैं that is basics of cost and management audit which is the study note number 1 as per your module. ये जितने भी notes मैंने यहाँ पे prepare किए हैं आपके लिए, all these notes are as per your study material. Everything is covered here as per your study material, so you don't have to worry about that. ठीक है, हर चीज आपके स्टडी मटेरियल से ही कवर्ड है यहाँ पे. तो जनरली पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर roots and our roots is our study material which is issued by the Institute of Cost Accountants of India and ये सारे notes जो भी हैं आपको description box में एक WhatsApp नंबर मिल जाएगा, वहां से ये notes आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आपको जो है ये नोट सारे के सारे शेयर हो जाएंगे. दिस चैप्टर particularly if I talk about covers around 5 marks in your exams, around 5 to 7 marks ये चैप्टर आपका कवर करता है. बेसिक्स है बहुत, आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा इसमें लर्निंग की या फिर बहुत ज़्यादा आपको ग्रैब करने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटने की इन शॉर्ट नीड नहीं है. वेरी बेसिक चैप्टर एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. द फर्स्ट थिंग कवर्ड हियर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में. तो कॉस्ट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है एंड ऑडिट क्या होता है, राइट? दीज आर 3 टर्म्स एंड लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स. फर्स्ट, सबसे पहला टर्म है हमारा ऑडिट, राइट? ऑडिट क्या होता है अगर हम यहाँ पे पढ़े तो ऑडिट वर्ड जो है आपने बहुत बार पढ़ा, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, फाइनल में भी पढ़ा है. ऑडिट जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू लिसन एंड वो वर्ड है ऑडायर, राइट? ऑडिट जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है टू लिसन, टू हियर एंड वो लैटिन वर्ड है ऑडायर. इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था ऑडिट का स्कोप एंड जब ऑडिट स्टार्ट हुआ था तो इट वाज ऑल अबाउट लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशंस दैट वर ऑफर्ड बाय ऑफिशियल्स. जो भी ऑफिशियल्स थे वो जो भी एक्सप्लेनेशंस देते थे उन एक्सप्लेनेशंस को सुनने को हम बोलते थे कि ओके ये ऑडिट हो रही है, कि आप किसी की बातों को सुन रहे हो एंड आप उनके एक्सप्लेनेशंस को समझ रहे हो. बेसिकली यही है वो. एंड जो भी पर्सन, जो भी इंसान वो ऑडिट की एक्सप्लेनेशंस को सुनता था, हर चीज की एक्सप्लेनेशंस को सुन रहा था, उसको हम बोलते थे ऑडिटर, राइट? यहीं से सब स्टार्ट हुआ था एंड ऑडिट का कॉन्सेप्ट. एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. ऑडिट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑडिट की डेफिनेशन हम सब जानते हैं बट लेट्स सी इट वंस अगेन. ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. किस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? वी हैव द बैलेंस शीट, we have the P&L account, that is the profit and loss account, then we have the cash flow statements, the notes to accounts. इन सब चीज़ों का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट प्रॉफिट मेकिंग, छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हम क्या एक्सप्रेस करें उसमें, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करें, राइट? हमारा जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमें एक्सप्रेस करना है एक ओपिनियन, राइट?
इंडिपेंडेंट वर्ड यहाँ पे लिखा है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग एक बार देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्चुअली क्या मीन करता है। सो इंडिपेंडेंट मीन्स अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, विच बेसिकली मीन्स कि कोई भी चीज अनबायस्ड हो, राइट? कोई भी चीज अगर अनबायस्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि किसी भी तरीके से आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन हुआ। इसी तरीके से ऑडिट की डेफिनेशन यही कहती है कि एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज़ का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमारी बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब चीज़ों का बिना किसी बायस्ड तरीके में, अनबायस्डली हम अगर इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी भी एंटिटी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट। करेक्ट। और जिससे हम करते क्या है, हम अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने जो है अपना वर्डिक्ट देते हैं कि हाँ भाई हमें हर चीज जो है वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। एंड आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन आप बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें 3 वर्ड्स का मीनिंग जानना था। कॉस्ट का मीनिंग जानना था, और मैनेजमेंट का मीनिंग जानना था, एंड ऑडिट का मीनिंग जानना था। ऑडिट का मीनिंग हम जान चुके हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कॉस्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, एंड इंटरमीडिएट से या फिर फाउंडेशन से ही आप ये कॉस्ट 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 करते आ रहे हैं, एंड यू आर सून गोइंग टू बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ दैट व्हाट एक्चुअली कॉस्ट मीन्स। बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊं कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है आपके एक हिंदी वर्ड से, जिसका अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। विच वर्ड इज दिस, लागत। कि आपको कितना आपका टोटल पैसा लगा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में या कोई भी सर्विसेज को रेंडर करने में, राइट? जितना भी पैसा आपको लगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, कोई भी सर्विस रेंडर करने में, दैट इज योर कॉस्ट। वो इतना आपका कॉस्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट थिंग अगर हम चले तो है सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? कॉस्ट ऑडिट जो स्टार्ट हुआ था आपका बेसिकली वो प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। एंड इसके अंदर बस आपको मोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ें जो याद रखनी है फॉर योर नॉलेज पर्पस एंड फॉर योर एग्जाम पर्पस, वो इतनी ही है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही जो है ये कॉस्ट ऑडिट जो स्टार्ट हो गया था। बिकॉज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी लोगों को, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह भी उस टाइम पे काफ़ी कम थे। वी हैड वेरी स्कार्स रिसोर्सेज, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, एंड सब लोग जो है रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग वगैरह भी जो है वो ठीक करे। बिकॉज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जनरली पीपल यूज टू इंक्रीज द प्राइसेस, एंड गुड्स वैसे भी जो थे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल थे। तो बेसिकली टू कीप अ चेक ऑन द प्राइसिंग मैकेनिज्म, ये कॉस्ट ऑडिट का जो ओरिजिन है वो हुआ था, राइट? एंड नाउ लेट्स गिव इट अ रीड. Let's see what's here. Traces found at pre-independence era when large firms were given contract by the government on cost plus basis. Exactly what I said, cost plus basis पे government जो है वो contracts देती थी. Government started verifying into cost structure of such firms के cost structure वगैरह को government जो है identify करने लगी. Initial phase of industrial डेवलपमेंट में क्या हुआ, देयर वाज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स एंड मेजॉरिटी ऑफ इनपुट्स। रॉ मटेरियल और जितने भी इनपुट्स थे, हर चीज़ जो थी बहुत ही स्कार्स क्वांटिटी में अवेलेबल थी उस टाइम पे। एंड प्रोविजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट द प्राइसिंग मैकेनिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि प्राइसिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए ये जो है कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस जो हैं वो आए थे, राइट? देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट हियर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बने, इकोनॉमिकल बने, जिससे कि हम मिनिमम लेबर प्रोवाइड करें एंड मिनिमम मटेरियल दें और फुल कैपेसिटी मशीन आउटपुट जो है वो दे, राइट? मिनिमम लेबर, मिनिमम मटेरियल एंड फुल कैपेसिटी आपके पास आउटपुट आए। तो प्राइसिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए ही हमारा ये कॉस्ट ऑडिट जो है वो
स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। एग्जाम पर्पज से अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ, इफ आई टॉक स्ट्रिक्टली अबाउट योर एग्जामिनेशंस दैट व्हाट कैन बी आस्क्ड, देन आपको पता है कि इंस्टीट्यूट आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, बट स्टिल आई थिंक आपको एक ये डेट याद होनी चाहिए, आपका जब कॉस्ट ऑडिट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, विच इज 1965 ईयर आपको याद होना चाहिए। देन आपको ये याद होना चाहिए कि इनिशियली जो है वो कितनी इंडस्ट्रीज पे लगा था, दैट इज 44 इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनिशियली आपका सिर्फ 44 इंडस्ट्रीज पे लगा था। देन आपका नेक्स्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए एक और डेट, दैट इज योर कंपनी रूल्स, जो कि आपकी कब स्टार्ट हुई थी, 2014 में। चलिए अभी हम पहले हिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पे, देन वी हैव 1965 में कॉस्ट ऑडिट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ठीक है। एंड देन वी हैड 1965 से 2008 तक क्या वो सिर्फ 44 इंडस्ट्रीज ही कवर्ड थी कॉस्ट ऑडिट मेंटेनेंस में। देन 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप हुआ था जो कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑडिट मैकेनिज्म को स्टडी करता। देन 2009 में एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी। 2011 में मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट आया कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, ठीक है, मेंटेन बाय कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चर माइनिंग प्रोसेसेस ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट लिमिट्स ऑफ टर्नओवर्स की और हर चीज की लिमिट से जो है operations depending upon limits of turnover and limits of net worth। इससे ये आपका 2011 में मैंडेटरी हुआ कॉस्ट ऑडिट। एंड देन नेक्स्ट आपके पास आता है 2014 विच इज द न्यू कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ये इशू हुए थे एंड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 30th of June 2014। ये डेट आपको जो है पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कॉस्ट ऑडिट रूल्स जो हैं वो कब आए थे, तो दे केम इन 30th June, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉस्ट ऑडिट का नेचर क्या है। कॉस्ट ऑडिट के नेचर में अब आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम सबको पता है कि कॉस्ट के सारे आइटम्स को लिखना और उस कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे हमें जो है वो स्पेसिफाई करना है, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपली क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट। किस चीज का असाइनमेंट है, कॉस्ट का डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स पे हम जो है अपनी कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, जस्ट लाइक हमारी जो डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसी तरीके की है। मेजर करते हैं और असाइन करते हैं कॉस्ट को, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट इज बेसिकली जितना भी एक प्रोडक्ट को बनाने में या फिर एक सर्विस को रेंडर करने में हमें प्रॉपरली हर तरीके की हर चीज का हमें जितना भी एक्चुअली में पैसा लगा है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट। इसी को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो दैट इज नोन एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मॉनेटरी वैल्यू सारी रिसोर्सेज की जो होती है, दैट इज नोन एज कॉस्ट, राइट। सारी रिसोर्सेज की हमारी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी हमें लगती है बनाने में एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को, दैट इज नोन एज आर कॉस्ट। कॉस्ट ऑडिट की देखो दो डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने आपको दे रखी हैं। अभी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, डोंट गेट कंफ्यूज, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सबसे ऊपर, दैट वाज जस्ट सिंपल ऑडिट की डेफिनेशन कि ऑडिट क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट की क्या डेफिनेशन होती है। एंड कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन हमारी, जस्ट अ सेकेंड, ये आई थिंक कुछ और ही खुल गया, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन।
जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो सीमा लंदन से हमें मिली है कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन। एक बार पहले वो पढ़ते हैं, देन उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में भी देखेंगे कि क्या होता है कॉस्ट ऑडिट, राइट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड अधेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान जो भी है हमारा, उस कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान को ये चेक करना कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान जो हमने बनाया था हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं या नहीं, और कॉस्ट अकाउंट्स हमारे ठीक तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं उसको वेरीफाई करना। इनको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। बहुत ही करेक्ट बात है, कॉस्ट की ऑडिट हो रही है। ऑडिट हमने पढ़ा इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं, अनबायस्ड एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स के और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो इसी चीज को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सिंपल टर्म्स में ये क्या हो जाएगी आपकी? सिंपल टर्म्स में ये है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एंटिटी की, विद अ व्यू, क्या व्यू है आपका? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। आप क्या एक्सप्रेस करोगे? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, राइट। क्या ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करोगे कि हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो ठीक तरीके से बनी है या नहीं बनी है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है वो अगर आपने मेंटेन करने हैं, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट अकाउंट्स, देन आर यू प्रिपेयरिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स और नॉट, एंड आर यू प्रिपेयरिंग देम by following the correct methods that are prescribed by the institute and the government or not। आप हर चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें जो है आपकी इसमें आएगी। एंड अब आप ये देखिए, ये सेक्शन आप लॉ में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, विच इज द सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट। एंड ये कॉस्ट के बारे में आपको, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट के बारे में आपको काफी कुछ बताता है, ठीक है जी। सेक्शन 148 ये लॉ में भी आप पढ़ चुके हो। एंड अब आपको यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये रेफरेंस यहाँ पे किस बात के लिए दिया गया? सेक्शन 148 जो है वो इम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कुछ ऑडिट की टर्म्स के बारे में बताए, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर करके इन रिस्पेक्ट फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज, जो भी क्लास ऑफ कंपनीज वो चाहे उसके लिए, जो कि क्या कर रही है, इंगेज्ड है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सच गुड्स, जो गुड्स कहे जा रहे हैं, या फिर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, जो सर्विसेज आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल और लेबर एज मे बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज को नोटिफाई कर सकती है जो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस चीज के लिए? कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बना रहे हैं उसके अंदर मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करें, राइट। विच बेसिकली मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है किसको? कि इन प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को अपने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, जिसके अंदर आपको मटेरियल के बारे में, लेबर के बारे में और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट के बारे में जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के बताना है, राइट। प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, कंसल्ट जो है वो करेगी। नेक्स्ट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू इट डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी। सबसे पहले ऊपर उसने क्या बोला कि आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, अब आप ये देखो कि ये सेक्शन जो है आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट में अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि आपको ये सब चीज़ें ऑडिट में भी ऑलरेडी पढ़ाई जाती है, लॉ में पढ़ाई जाती है। तो लॉ में पढ़ाने के बाद आपको ऑडिट में, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट में स्पेसिफिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसर्टिंग दीज सेक्शंस ओवर हियर इज जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ से आ रहा है, एंड यू हैव एन इंटरलिंकेज between the things, because it is not always the subject that you study, but it is all about how things work. In the few upcoming months you all will be cost accountants, and आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ पे होती है, कॉस्ट ऑडिट क्यों हो रही है, हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों बन रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट बट ऑल्सो अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन प्रैक्टिकल लाइफ। एंड जो सेक्शन है ये आपका 148 ये सेक्शन ने बोला हुआ है, और इस सेक्शन के ही अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं
कि कैसे और क्यों जो है हमारा ऑडिट होता है। सेक्शन 148 ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई किया है कि वो जो है क्या बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोल सकती है कि आप यहाँ पे अपना इशू करो, कुछ कंपनीज को यहाँ पे बोल सकती है कि आप अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओपिनियन की है कि आपको ऑडिट कराना है तो फिर वो ऑडिट के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि ऑडिट के लिए कैसे वो डायरेक्ट करती है। एंड ऑडिट जो है कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये लिखा, ये हमारा मेन सेक्शन है। ये देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही आपका ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, जो कि अपॉइंट होगा बाय द बोर्ड ऑन सच रेम्यूनरेशन एज में बी डिसाइडेड, ठीक है। बोर्ड ही डिसाइड करेगा एंड बोर्ड अपॉइंट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को। एंड प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर 139 एज एन ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी सीए जो अपॉइंट हुआ है एज एन ऑडिटर, वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, कंप्लाई करेगा ऑडिट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट जो है आता है हमारे पास, ऑडिट जो है वो इन एडिशन टू 143 की ऑडिट होगी। ये हमें पता है कि 143 की ऑडिट मीन्स जो हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है उसकी ये एडिशन में होगी। ऐसा नहीं है कि ये हो रही है तो वो नहीं होगी, ये ऑडिट जो है ये इन एडिशन है उसके, ठीक। क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज जितनी भी हैं जो हमारे ऊपर वैसी लगेगी जैसे एक नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर लगती है, वो हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। लॉ में आपने पढ़ा होगा, जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालिफिकेशंस हैं, राइट्स है, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस हैं ऑडिटर के ऊपर, वो सारी की सारी सेम लगेगी, करेक्ट। प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो रिपोर्ट होगी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जो भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट किसको? बोर्ड को। फिर बोर्ड जो है हम पढ़ेंगे कि बोर्ड गवर्नमेंट को कब और कैसे कौन से फॉर्म में कितने टाइम में सबमिट करता है वो हम रूल्स में पढ़ेंगे, राइट। कंपनी जो है 30 डेज में, ये देखो, कंपनी विद इन 30 डेज फर्निश करेगी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट। 30 डेज जब आपको मिली है अपनी कॉपी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कौन से फॉर्म में देते हो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। अगर सब कुछ कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि फर्दर किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो फिर वो फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आपको फर्निश करनी है विद इन सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड। जो भी टाइम गवर्नमेंट कहेगी उस टाइम में फिर आपको वो स्पेसिफाई करनी है। कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट आपने किया है तो कंपनी और ऑफिसर जो भी है उसको 147 सब सेक्शन 1 के हिसाब से पनिशमेंट है, और कॉस्ट ऑडिटर को 147(2)(5) के हिसाब से, 147 के सब सेक्शन 2(2)(5) के हिसाब से जो है वो पनिशमेंट है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये हमने अभी सेक्शन पढ़ा है पूरा 148 जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी। एंड इसके रूल्स वगैरह जो है वो आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये सेक्शन जो है एक बार अच्छे से, ये वाला सेक्शन अच्छे से आपको रीड करके जो है अपने एग्जाम में जाना है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है वो देख लिया, कॉस्ट क्या होता है वो देख लिया, ऑडिट क्या होती है वो देख लिया, ओरिजिन कब हुआ था ये देख लिया, हम लोग को कौन से सेक्शन में पावर दी गई है कि हम कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं वो देख लिया, कॉस्ट ऑडिट कैसे करना है वो देख लिया। अब कॉस्ट ऑडिट हम कर रहे हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी एक बार देख लेते हैं। एंड ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपके दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इसमें दिए हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ दिए हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लिखे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स की जनरली हम क्यों करते हैं कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है, कॉस्ट अकाउंट्स देखना है कि कॉस्ट अकाउंट्स ठीक से बने हुए हैं या नहीं, तो वेरिफिकेशन है कॉस्ट अकाउंट्स का। देन फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट करना है हमने। एरर्स और फ्रॉड्स तो अलग अलग वर्ड्स हैं,
एरर का मीनिंग कुछ और होता है एंड फ्रॉड का मीनिंग कुछ और होता है. ये जनरली लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एरर्स आर यूज्ड फॉर सम अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, जो आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से आपसे हो गया, प्योरली अनइंटेंशनल, दैट इज योर एरर. एंड जो भी चीज़ आपने जानबूझ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के हिसाब से करी है, प्योरली इंटेंशनल विद एन इंटेंशन टू डू समथिंग रॉन्ग, दैट इज नोन एज अ फ्रॉड. तो फ्रॉड हो गया आपका इंटेंशनल मिस्टेक एंड एरर हो गया आपका अनइंटेंशनल मिस्टेक. ठीक है. देन और हम क्यों करते हैं फ्रॉड और एरर्स? आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, इंश्योर करने के लिए करते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है वो ठीक तरीके से बने हैं या नहीं, सारे के सारे प्रोसीजर्स आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. कॉस्ट की वेरिफिकेशन ढंग से हो, उसके लिए हम देखते हैं कि हमने ठीक कॉस्ट सेंटर पे चीज़ को एलोकेट किया या नहीं किया, कॉस्ट यूनिट हमारी हमने ठीक सिलेक्ट करी है या नहीं करी है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हम डिटरमाइन करते हैं. हम कॉस्ट ऑडिट से हम ये भी हेल्प करते हैं कि हमारा प्राइस भी जो है फिक्स हो जाता है. ठीक है. प्राइस फिक्सेशन में भी ये हेल्प करता है. देन पीरियोडिक रिकन्सिलिएशन हो रहा है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि हम ऑडिट करते हैं तो हम बार बार देख लेते हैं कि हाँ भाई ठीक से जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. इंश्योर करते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो एंड एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह हम सारे डिटेक्ट कर पाएँ. ठीक है. कॉस्ट कॉन्शियसनेस हम क्रिएट करें, मैनेजमेंट को हम एडवाइस कर सकें. ठीक है. हेल्प कर सकें एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के मैटर्स में, प्राइस कंट्रोल के मैटर्स में, हर मैटर में हम जो है अच्छे से इनको वो कर पाए. ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स आपको जो है लर्न हो, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन भी आ सकता है. तो 5 to 6 पॉइंट्स मेक श्योर कि आप अच्छे से इनमें से लर्न कर ले. वैसे तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बट स्टिल इफ यू फील लाइक यू कैन नॉट रिटेन वेरी वेल, तो आप 5-6 पॉइंट्स तो कर ही लो अच्छे से. वैसे तो हर पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, वेरी जनरल एंड वेरी ऑब्वियस कि हम कॉस्ट ऑडिट क्यों क्यों कर सकते हैं. थोड़ा बहुत हम दिमाग लगाएं तो हम खुद से भी इनके अलावा भी पॉइंट्स बना सकते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. राइट. देन आपके पास कुछ आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, कि हमारी प्राइसिंग जो है, देखो सबसे पहले सोशली मतलब फॉर द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या हो सकता है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो जस्टिफाइड है एज पर प्रोडक्ट और एज पर उसकी क्वालिटी. ठीक है. हमारी जो प्राइसिंग है वो जस्टिफाइड है या नहीं. अगर हमारी प्राइसिंग में कोई भी डिस्पैरिटीज़ हैं, कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस को हम जो है सॉर्ट आउट करें. अब फॉर एग्जांपल एक पेन मार्केट में बिक रहा है फॉर ₹20 एंड आपका पेन एकदम से बिक रहा है फॉर ₹250. तो आपकी प्राइसिंग की जो डिस्पैरिटीज़ हैं, आपकी हर चीज़ की अगर एक बार ऑडिट हो जाएगी, एग्जामिनेशन हो जाएगा किसी थर्ड पार्टी से इंडिविजुअली, तो फिर वो आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सब भी इरेडिकेट करने में आपको हेल्प करेगा. लुकिंग इनटू दैट नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमिक इम्बैलेंस अगर कोई भी इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं अगर कर रहा, ग्लोबल मार्केट में कॉस्ट कंपेटिटिवनेस जो है आपको मिल रही है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका जो है वो अच्छे से हो रहा है. राइट. देन आपका आता है यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट के आपके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आप ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है फिक्स करने के लिए कॉस्ट को. ठीक है. कॉस्ट ऑडिट अगर आपका अच्छे से हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे से फिक्स कर पाओगे कॉस्ट को, प्राइस आप फिक्स कर पाओगे अपने प्रोडक्ट का. ठीक है. अंडरस्टैंड कर पाओगे उसे और स्टेक होल्डर्स के साथ उसको कम्युनिकेट कर पाओगे. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असरटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. कॉस्ट ऑडिट से आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, बिकॉज हर चीज़ की डिस्पैरिटी, हर चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लैक कर रही है, हर चीज़ आपको क्लियर कट मिल जाएगी. कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू अप्रेज द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी अप्रेज करने में कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. राइट. देन इन जनरल ये कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी नॉलेज के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी बुक्स रिलेटेड टू सेल परचेज, एसेट लाइबिलिटीज, कॉस्ट और ये सब चीज और
कोई भी मनी जहाँ से भी आपको रिसीव हुआ है वो आता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद आपके पास आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है। कॉस्ट ऑडिटर बेसिकली होता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, एंड इंडिविजुअल या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकती है, राइट। कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, विच मीन्स आपके पास एक वैलिड सीओपी है। कॉस्ट अकाउंटेंट वही बनता है जो सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है। प्लस आप कौन हो सकते हो, आप एक इंडिविजुअल हो सकते हो या आप एक फर्म हो सकते हो। फर्म और इंडिविजुअल के अलावा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। यहाँ पे एक स्टार लगा है इंडिविजुअल या फर्म के साथ, देखते हैं जरा क्या है। स्टार बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर आप एक फर्म हो तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट कौन कर सकता है, कोई भी एक पार्टनर कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट। कोई भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो फर्म अगर आप हो तो रिपोर्ट्स पे साइन कर सकता है, उनको ऑथेंटिकेट कर सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिट्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिट्स हमें पता है कि मिनिमम कितनी भी हो सकती है। मैक्सिमम आपकी 20 ऑडिट्स हैं। 20 ऑडिट का मतलब होता है 20 कंपनीज, ना कि 20 प्रोडक्ट्स। ठीक, इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ए बी सी लिमिटेड बेसिकली है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और हम मानते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स इनके जो हैं ऑडिट के लिए एलिजिबल हैं, जो कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑडिट होती है, कौन कौन सी सर्विसेज की होती है, किसकी नहीं होती, जो भी है। ठीक है, हम मानते हैं कि इनके पास टोटल, लेट्स से फॉर एग्जांपल सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स को मिला के इनके पास टोटल हैं 17 प्रोडक्ट्स। ठीक है, 17 प्रोडक्ट्स की इनकी कॉस्ट ऑडिट होनी है, एंड एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है जो ये 17 प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट ऑडिट करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास यहाँ पे 17 ऑडिट्स उसके पास ऑलरेडी हो गई हैं। 17 के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिटर यहाँ पे इन्हीं को 17 के बाद एक दूसरी कोई कंपनी है PQR। ठीक है, PQR ने बोला है अपने एक दो प्रोडक्ट्स की ऑडिट करवाने के लिए। दो प्रोडक्ट्स की ऑडिट यहाँ पे इनकी होनी है। ठीक है, तो इन्होंने कर ली एक्सेप्ट। ठीक है, दो की ये यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर ली, 17 की यहाँ पे थी, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 19, राइट। अभी हमने बोला कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट है 20 की, ये यहाँ पे हो गई है 19 ऑलरेडी। 19 के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक और कंपनी आई है यहाँ पे DEF ने यहाँ पे बोल दिया हमें कि आ जाओ एक ऑडिट आप हमारी कर लो, दो ऑडिट अब आप हमारी कर लो। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, बहुत सारा लिख लिया यहाँ पे मैंने। एंड यहाँ पे DEF ने भी बोल दिया है कि हमारे भी आप दो प्रोडक्ट्स की ऑडिट कर लो या 3 प्रोडक्ट्स की हमारी ऑडिट कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे DEF ने बोला कि 3 की आप हमारी कर लो। 17 के ऊपर हो रखी है 2 PQR की, 19 ऑलरेडी है। DEF अलग से यहाँ पे बोल रहा है कि 3 की कर लो, तो 19 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 21। तो क्या ये कर सकते हैं वो, नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 21 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया ना। नो, रॉन्ग, यहाँ पे लिखा है 20 कंपनीज एंड नॉट 20 प्रोडक्ट्स, विच मीन्स कि ABC के जो ये 17 ऑडिट्स हैं इनको हम मानेंगे एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी मानेंगे, और ऐसे हम 20 कंपनीज ले सकते हैं एंड ना कि 20 प्रोडक्ट, राइट। लिमिट 20 की जो है, 20 कंपनीज की लिमिट जो है, ये 20 ऑडिट्स जो है ये पर पर्सन की है, तो अगर आपकी फर्म है तो पर पार्टनर 20 ऑडिट्स हो जाएंगी। देन लिस्ट ऑफ 20 एक्सक्लूड्स, 20 के लिस्ट में क्या क्या नहीं आता, 1% कंपनी नहीं आती, डॉर्मेंट कंपनी नहीं आती, स्मॉल कंपनी नहीं आती, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से कम है, ये नहीं आती। ये सब जो है ये आपकी
20 की लिमिट में आप इंक्लूड नहीं करोगे। सिंपली आपसे 2-3 मार्क्स में या नॉर्मली आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडिट जो है वो इतनी है, तो क्या आप और ऑडिट ले सकते हो। 20 की लिमिट कंपनी वाइज देखनी है एंड प्रोडक्ट वाइज नहीं देखनी। अगर आप 20 कंपनी से कम है तो आप एलिजिबल हो और आप ले सकते हो ऑडिट। लास्ट टॉपिक आज के हमारे सेशन का इज दिस इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का क्या मीनिंग है? ऑडिट रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर जो है वो सही ओपिनियन आपको नहीं दे पाएगा। ऑडिटर जो है वो आपको अनबायस्ड और एक ठीक ओपिनियन नहीं दे पाएगा एग्जामिनेशन का। इसका भी एक रिस्क हमारे पास रहता ही है। वो रिस्क हमारे किस किस वजह से हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, लेट्स गेट इनटू दैट। यहाँ पे लिखा है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ये कौन कौन से रिस्क हैं? और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को कलेक्टिवली वी कॉल द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है? कुछ ऐसे रिस्क है जो कि ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट ओपिनियन जो है वो सही नहीं दे पाएगा, इनअप्रोप्रिएट देगा। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही ऐसे फीचर्स है, जैसे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वो चाहे भी तब भी वो अपनी तरफ से बेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, और ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो सबकी जजमेंट जो है वो अलग होगी एंड एक रिस्क हमेशा रहेगा कि क्या पता कोई चीज़ सही है या नहीं है। तो ये हो गया आपका इनहेरेंट रिस्क चीज़ों के अंदर। कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब है? कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि ऑडिटर जो है वो एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा जो कि इंटरनल कंट्रोल से भी प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती, दैट इज कंट्रोल रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में भी एक थोड़ा बहुत रिस्क है कि आप चीज़ों को जो है नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। तो ये आप बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते डिटेक्शन रिस्क को, आप कितने भी अच्छे ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करो, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिस्क टू सम एक्सटेंट दैट दीज प्रोसीजर्स वोंट बी एबल टू डिटेक्ट ऑल द मटीरियल रिस्क। कॉमन इसका कॉज, आप जैसे कि आपकी ऑडिट की प्लानिंग ही आपने गलत तरीके से कर लिया, आपने बिजनेस को ही ढंग से अंडरस्टैंड नहीं किया, प्रोसीजर्स गलत लगा लिए, मेथोडोलॉजी गलत आपने लगा ली, एंड क्लाइंट को, अपने बिजनेस को आप ढंग से नहीं समझ पाए, राइट? एंड दिस कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर के एंड में आपके मॉड्यूल से ही मैंने आपके लिए कुछ लगाई हैं एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर करिएगा। इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे अपने मॉड्यूल में ही, या फिर मैं भी जब आपको आंसर्स दूंगी तो आपको प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि सिंपल आपके छोटी छोटी सी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये ईयर आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। कौन से ईयर में हुआ था? 1965 में। देन आपके पास कॉस्ट ऑडिट जो है वो फर्स्ट कौन सी इंडस्ट्री के लिए यूज़ हुआ था, गवर्नमेंट ने ये कंपनीज एक्ट के कौन से रूल्स आपके कौन से ईयर में करे थे। ठीक है, हर चीज़ जो है ये आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज में यहाँ पे दी गई है। मेक श्योर कि आप ये भी एक बार अच्छे से ट्राई करें। एंड आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स विच आर 100% एज पर योर स्टडी मटीरियल, अपडेटेड स्टडी मटीरियल, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है फ़ोन नंबर, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऑल दीज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जल्दी मैं बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की रिविजन वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी यूट्यूब पे। एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एंड गिव यू द अपडेटेड lectures. And that is all for today's video. And if you ever think that you have any kind of a doubt and you want a one-on-one personal interaction, then you can write it down on the number, जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लिख सकते हैं। मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी आपके लिए वीडियोस लाने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड कोई भी आपके डाउट्स है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। Thank you so much for watching the video and all the very best for your exams. Prepare well and do well. Bye bye.